हाँ वंदना, वंदना, अच्छा बहुत बढ़िया। आज वंदना गाएंगे भैया, प्रार्थना हाँ नहीं। सब ठीक। साथ में गाएंगे, ठीक है। अगर शब्द नहीं, मैं पहले एक बार गाऊंगी, फिर हम सब साथ में गाएंगे। एना नहीं गाओ। वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना, वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना, अर्चना के सरल स्वरों से पूर्वजों की अर्चना, अर्चना के सरल स्वरों से पूर्वजों की अर्चना, वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना, वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना, पथ मिला जिनसे हमें है न्याय का और धर्म का, पथ मिला जिनसे हमें है न्याय का और धर्म का, सत्यता के अनुभवों से प्रेरणा मिली, प्रेरणा, सत्यता के अनुभवों से प्रेरणा मिली, प्रेरणा, अर्चना के सरल स्वरों से पूर्वजों की अर्चना, अर्चना के सरल स्वरों से पूर्वजों की अर्चना, वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना, वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना, पूर्वजों की कामनाएं फल रही, सच हो रही, पूर्वजों की कामनाएं फल रही, सच हो रही, जी रहे हैं सुख से वंशज, है रही यही कामना, जी रहे हैं सुख से वंशज, है रही यही कामना, अर्चना के सरल स्वरों से पूर्वजों की अर्चना, अर्चना के सरल स्वरों से पूर्वजों की अर्चना, वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना, वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना, आओ गाए हम सभी मंगलमयी सुख शांति गीत, आओ गाए
सभी मंगलमयी सुख शांति गीत। हम है क्या हमने है जाना, है यही पहचानना। हम है क्या हमने है जाना, है यही पहचानना। अर्चना के सरल स्वरों से पूर्वजों की अर्चना, वंचना के सरल स्वरों से पूर्वजों की अर्चना, वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना, वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। ठीक है, ठीक है। आप लोग जो अगले सत्र की योजना बना रहे थे, है ना, उसमें एक प्रस्ताव मैं ये देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए सबको कोई डेट सूट कर रही है पर उसमें कोई बीच में त्यौहार वगैरह कोई आता है, तो उस दिन के लिए ब्रेक लेके फिर से कंटिन्यू किया जा सकता है, ऐसा भी सोचा जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि 6 दिन लगातार ही हो, है ना। 3 दिन, फिर 1 दिन ब्रेक हो गया, फिर 3 दिन या 2 दिन चला, फिर त्यौहार को एडजस्ट कर लिया जाए बीच में, वो विधि से भी चला जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों ने जो सहअस्तित्ववादी विज्ञान है, इसके का कुछ पठन किया हुआ है क्या? है ना, कुछ चर्चाएं शिविरों में भी सुनी होंगी और पठन भी किया होगा। ठीक है, हाँ ठीक, थैंक यू। हाँ बस और नहीं होगा, बैठिए। है ना, तो आज सहअस्तित्ववादी विज्ञान की चर्चा को हम शुरू करते हैं, है ना। आप लोगों ने सबने जो अभी तक अध्ययन किया है ना, उसमें चार अवस्था में व्यवस्था का अध्ययन किया है ना। फिर इसमें एक मुद्दा है ना। तो चार अवस्था का जो अध्ययन है वो स्थूल स्तर पे है
परमाणु में जो व्यवस्था है ये सूक्ष्म स्तर पे है, इसको हम कारण कह ही रहे हैं, इसको महाकारण, है ना। तो समझने का जो क्रम है वो स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, इसी को बोला अनुगमन, है ना। जैसे आप लोग शिविरों में आते हैं तो पहले आपको चार अवस्था की बात को बताया जाता है। चार अवस्थाओं के अंदर, है ना, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीवावस्था, ज्ञान अवस्था। इसमें जो व्यवस्था का स्वरूप, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के रूप में है, उस पर बात होती है ना। तो उससे ये विश्वास बनता है कि चार अवस्थाएं जो हैं ये व्यवस्था के स्वरूप में है। जो शब्द अवस्था शब्द जो है ना, वो व्यवस्था में से ही है ना। पदार्थ की व्यवस्था बराबर पदार्थ अवस्था, प्राण रचनाओं की व्यवस्था बराबर प्राण अवस्था, जीवों की व्यवस्था बराबर जीवावस्था, है ना। जो ज्ञान से संपन्न इकाई की व्यवस्था ज्ञान अवस्था, ज्ञान के आधार पर व्यवस्थित होने की इकाई जो हैं, इकाइयां जो हैं, उनकी व्यवस्था जो है वो ज्ञान अवस्था है। तो व्यवस्था का ही हम अध्ययन करते हैं, है ना। व्यवस्था का अध्ययन करने का क्या मतलब है कि जो व्यवस्था का अर्थ होता है नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक होना व रहना। व्यवस्था का क्या अर्थ है? नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक होना व रहना, यह है व्यवस्था, अस्तित्व सहज व्यवस्था, है ना। इसी को समझा जा सकता है ना। जब भी आप कोई चीज समझते हो, किसी नियम को ही तो समझते हो, किसी नियंत्रण को ही तो समझते हो, किसी संतुलन को ही तो समझते हो, है ना। अव्यवस्था को समझा नहीं जा सकता, है ना। अव्यवस्था दिखती है तो भी हम उसका कारण ही देखने जाते हैं, ये किस नियम से हो रहा है? नियम को ही पहचानना है, व्यवस्था को, है ना। जैसे आप क्लास में जाएं और बच्चे खूब हल्ला कर रहे हैं मान लीजिए, तो आप जानना चाहते क्यों हल्ला कर रहे हैं भाई, क्या कारण हो गया इसका, है ना। तो कारण, प्रक्रिया और उपलब्धि या उसका फल परिणाम जो है ना, इसी यही सिद्धांत होता है। इसकी बात हम कर चुके हैं पहले, है ना। तो इसी के रूप में पहचानना नियम को पहचानना होता है ना। तो जो समझ बनती है हमारी, यानी जिसका अध्ययन होता है, वो व्यवस्था का ही अध्ययन होता है, अव्यवस्था का कोई अध्ययन नहीं होता है ना। अच्छा, एक बात बताइए, मानव में समझने की ताकत है या नहीं है? क्या लगता है, ताकत है? ठीक है। और ये जो मानव में समझने की ताकत है ना, इसके मूल में उसमें ज्ञान की प्यास है, ऐसा माना जा सकता है ना। तो जो ज्ञान की प्यास है हमारे में, ये हमने अपने को दी है या प्रकृति प्रदत्त विधि से हम में है? ज्ञान की जो प्यास हम में है
वो क्या हमने अपने में स्थापित की है या प्रकृति प्रदत्त विधि से हम में है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दें तो पता लगता है कि नहीं, ये तो सभी लोगों में होती है, हर बच्चे से होती है ना, मरने समय तक रहती है, तो ये हर व्यक्ति के अंदर है, तो सभी में है ना। तो सभी में है, तो ये मानव होने के स्वरूप में हम में ज्ञान की प्यास है, ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात, जैसे हम मानव हैं, हमारे शरीर में भूख प्यास लगती है, लगती है नहीं लगती, लगती है। ये भूख प्यास हमने अपने को दी है या ये भी प्रकृति प्रदत्त विधि से है? प्रकृति प्रदत्त विधि से, ठीक है। ये जो भूख प्यास की आपूर्ति है, इसकी व्यवस्था, व्यवस्था का क्या मतलब होता है? नियम, नियंत्रण, संतुलन। इसकी व्यवस्था पूर्वक पूरी होने की व्यवस्था है क्या? जो हमारे शरीर में भूख और प्यास लगती है, प्रकृति में इस भूख और प्यास के पूरे होने की कोई व्यवस्था है क्या? यह व्यवस्था हमने बनाई है या प्रकृति में है? प्रकृति में है, बढ़िया। तो क्या इस आधार पे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जैसे शरीर की भूख प्यास की पूर्ति की व्यवस्था प्रकृति में है, वैसे ही ज्ञान की जो प्यास है, इसकी पूर्ति की व्यवस्था भी प्रकृति में है? यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है ना। अब जो ज्ञान की प्यास की पूर्ति क्या उस व्यवस्था से होगी जिससे हम अपना पेट भरते हैं, या किसी और व्यवस्था से होगी? है ना, ठीक है ना। तो क्योंकि हर व्यवस्था के अंदर निश्चित नियम, नियंत्रण और संतुलन है, तो ज्ञान को समझने के लिए भी कुछ निश्चित प्रक्रिया है ना, उसके निश्चित मुद्दे हैं, ठीक है, और उसके लिए एक निश्चित प्रयास है। इसी प्रयास में आप लोग लगे हैं सब, ये अध्ययन शिविर वही तो है। इसमें जो चर्चा है और ये वो निश्चित मुद्दे ही हैं, है ना, और इसकी एक निश्चित प्रक्रिया है ना, जिसके अंदर हम सूचना से शुरू करते हुए, सूचना का श्रवण मनन करते हुए, है ना, निष्कर्षों पे आके अपने जीने के लिए अपनाते हैं, है ना। तो पठन श्रवण किया, उसके बाद मनन किया, फिर जीने के लिए उसको, उससे निकले निष्कर्षों को जीने के लिए संकल्पित हुए, और संकल्प को पूरा करने के अर्थ में हम जब निष्ठान्वित होते हैं तो हमें अनुभव होता है, ठीक है। ये इसकी निश्चित प्रक्रिया। उस प्रक्रिया के अंतर्गत जब हम व्यवस्था को समझने चलते हैं तो उसका क्रम है। तो क्रम में पहले स्थूल स्तर पे हम चीजों को देखते हैं। स्थूल का अर्थ क्या होता है? स्थूल का अर्थ है जो इंद्रियों से और यंत्रों से पहचान में आ जाए, वो स्तर को स्थूल कहते हैं। क्योंकि यंत्र भी इंद्रियों की का ही एक्सटेंशन है ना। जैसे आंख कमजोर हो जाती है, चश्मा लगाने से दिखता है, तो चश्मा एक यंत्र है आंखों के लिए, है ना। कोई धीमा साउंड है, उसको आप किसी माइक्रोफोन से पिकअप कर सकते हैं, कानों की ही एक्सटेंशन है वो, है ना। तो सारे यंत्र जो हैं वो इंद्रियों के एक्सटेंशन ही हैं। तो जो इंद्रियों की सीमा में आता है ये सब स्थूल, ठीक है। इंद्रियों और यंत्रों की सीमा में जो चीजें आती हैं सब स्थूल कहलाती हैं। इसकी बात हुई थी, इसको इंद्रिय गोचर विधि से पहचानना कहते हैं, है ना। फिर इसके मूल में जो है, जिसको हम बोल रहे हैं परमाणुओं की व्यवस्था, ये इंद्रियों के परे है, इंद्रियों की सीमा में नहीं है, यंत्रों की सीमा में नहीं है ना। तो फिर ये परमाणु का फिर अध्ययन कैसे होता है? तो ये ज्ञान गोचर विधि से ही होता है।
है ना, यानी इसको सीधा समझना ही पड़ता है। चाहे परमाणुओं की बात आदर्शवादी अध्ययन में आए, चाहे वो भौतिकवादी अध्ययन में आए, चाहे सहअस्तित्ववादी अध्ययन में आए, ये एक समझने की ही प्रक्रिया है ना। ये कोई इंद्रियों से करके देखने की प्रक्रिया नहीं है ना। तो जो साइंटिफिक मॉडल्स हैं परमाणु के, वो भी समझने के ही मॉडल हैं, है ना। और जो अध्यात्म में भी कुछ परमाणु अणु की कुछ बहुत कम बात हुई है, पर जो भी हुई है वो भी समझने की बात ही है, और जो यहाँ पे भी होगी वो भी समझने की बात ही है। समझ में आता है तो ये स्वीकार होता है, समझ में नहीं आता है, अधूरा लगता है, तो स्वीकार नहीं होता है ना। पहले सहमति होगी, फिर स्वीकृति होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो पहले देखेंगे हमारी इसमें सहमति बन रही है कि नहीं बन रही है, फिर आप लोग आपस में अपने में निर्णय लेंगे कि ये स्वीकार होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो 4 अवस्थाओं का जब हमने अध्ययन किया था तो हमने देखा था उसमें सबका जो जैसे पदार्थ अवस्था है ना, पदार्थ के अंदर क्या नियम है कि जैसा गठन वैसा आचरण, ये एक नियम है। नियम की परिभाषा है निश्चित आचरण। नियम की क्या परिभाषा है? निश्चित आचरण ही नियम है ना। जैसे 2 अंशों का परमाणु है हाइड्रोजन, है ना, ये एक निश्चित आचरण है, यानी इसकी डेफिनेट प्रॉपर्टीज हैं, डेफिनेट क्रियाकलाप है ना, यही नियम है। कहीं पे भी 2 अंशों की गठन बनेगा तो हाइड्रोजन के रूप में ही रहेगा, वही गुणों को प्रकाशित करेगा, चाहे वो भारत में बने, चाहे अमेरिका में बने, चाहे चंद्रमा में बने, चाहे किसी और गैलेक्सी में बने। 2 अंशों का गठन यानी ये निश्चित गुणों को ही प्रकाशित करेगा, इसलिए निश्चित आचरण ही नियम है। ये नियम के रूप में समझ में आ रहा है कैसे निश्चित आचरण ही नियम है ना। 18 अंशों का जो परमाणु है वो कार्बन ही होगा, है ना। 24 अंशों का ऑक्सीजन ही होगा। वो एक निश्चित गठन है और निश्चित गठन के आधार पे उनका निश्चित आचरण है, और वो आचरण सार्वभौमिक है। जहां भी होगा, अगर 24 अंशों का गठन है तो वो ऑक्सीजन के रूप में ही पहचान में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि धरती के ऊपर 24 अंश का ऑक्सीजन है और मंगल के ऊपर वो कुछ और है, लोहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये अस्तित्व में सार्वभौमिक है। क्या? निश्चित गठन बराबर निश्चित आचरण बराबर नियम। ये सबको समझ में आता है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है समझने की, ठीक है। तो ये सार्वभौमिक भी है और सार्वकालिक भी है। ऐसा नहीं है आज भाई 2 अंशों का जो है वो हाइड्रोजन है और आज से 1000 साल बाद 2 अंशों का कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। समय के साथ भी परिवर्तित नहीं होता, स्थान के साथ भी परिवर्तित नहीं होता, है ना, ठीक है। इसलिए नियम जो है वो सार्वभौमिक और सर्वकालिक है ना। इसलिए नियम को हम लोग सत्ता भी कहते हैं, क्योंकि ये गुण केवल सत्ता में ही है ना। इस पे बाद में आएंगे डिटेल में, बट एक सूचना के रूप में, क्योंकि इधर कॉन्टेक्स्ट है थोड़ा सा, है ना। तो जड़ क्रियाओं में जो नियम है ना, वो व्यापक ही का प्रकटन है। इकाइयां नियम पूर्वक व्यापक को ही उजागर कर रही हैं, व्यक्त कर रही हैं, और चैतन्य इकाई में ज्ञान पूर्वक ज्ञान व्यापक को उजागर किया जाता है। तो जड़ चैतन्य प्रकृति जो है, जड़ क्रिया ऊर्जा के रूप में व्यापक को व्यक्त करती है, चैतन्य क्रिया ज्ञान और चेतना के रूप में व्यापक को व्यक्त करती है ना। तो जो नियम है, नियम पे हमारी चर्चा चल रही है। तो नियम निश्चित आचरण है।
पदार्थ के संदर्भ में ये बात हम कर रहे थे, है ना। तो सारी रचनाएं पदार्थ से बनी हुई हैं। कोई रचना है जो पदार्थ से ना बनी हो? सभी रचनाएं पदार्थ से बनी है। तो सभी नियम से, तो संपूर्ण प्रकृति नियम से। ठीक है ना। यानी संपूर्ण प्रकृति व्यवस्था में, ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि व्यवस्था का मतलब नियम से होना, नियंत्रण से होना, संतुलन से होना। ठीक है। दूसरी बात जो है नियंत्रण की, नियंत्रण का अर्थ होता है आचरण की निरंतरता। नियंत्रण की क्या परिभाषा है? आचरण की निरंतरता, है ना। अब आचरण की निरंतरता का क्या आशय है इधर, कि जो ये जो नियम के रूप में निश्चित आचरण है, इनकी उपलब्धता बनी रहती है। जैसे कोई धरती है जिसपे विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति की संभावना है ना। विकास क्रम तो हर धरती पे है ही। तो उधर नियम के रूप में निश्चित आचरण तो है, पर ये निश्चित आचरण परंपरा के रूप में उनकी निरंतरता हो जाती है। जैसे हमने उस दिन बात की थी कि एक समय पे पानी बना, ठीक है, जितना पानी इस धरती के लिए चाहिए बन गया, लेकिन आज भी पानी बन रहा है और पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो विघटित हो रहे हैं, है ना। बनने की भी परंपरा है और विरचना की भी परंपरा है। दोनों में बनने और विरचना के संतुलन में एक निश्चित मात्रा में पानी बना हुआ है। तो ये जो परंपरा जो है, इससे निरंतरता बनी हुई है। ये जो बनने की परंपरा है और विरचना की परंपरा है, ये दोनों प्रक्रिया हैं, है ना। इससे जो पानी की उपलब्धता धरती पर जब से पानी बना है, हजारों करोड़ों वर्षों से, तब से पानी हम सबको उपलब्ध है। और इस पानी की उपलब्धता में सारा जीव संसार, सारा प्राण संसार, सारा ज्ञान संसार, है ना। मानव शरीर रचना के लिए भी पानी चाहिए, है ना। जीव शरीर रचना के लिए भी पानी चाहिए, और वनस्पति संसार के लिए तो पानी चाहिए ही चाहिए। हाँ, आवर्तनशीलता किस चीज की? माइक लीजिए ना, आप सब कुछ नहीं देगा। मैं ऐसे कहना चाहता, जैसे पानी पहले जितना ज़रूरी था तब उतना बन गया, तो अब पानी है वो जो हम बोलते हैं कि भाई बाष्प, मतलब वेपर के द्वारा जैसे ऊपर गया, फिर वो बादल बने, फिर तो वो एक पूरी फिर वो साइकिल बन गई। तो हाँ। उससे फिर ये पानी कंटिन्यूस आवर्तनशील विधि से, मतलब मैं उसको कहना चाहता था। हाँ, ठीक है। तो इसका रेलेवेंस क्या है? तो पानी अपने में इकाई है ना। हर इकाई क्रियाशील है, हर इकाई सहवास में है। सबसे जो सामान्य सहवास होता है वो एककीय सहवास होता है ना। अपने जैसों के साथ रहने की प्रवृत्ति। तो पानी पानी के साथ रहता है, इसलिए पानी जो है साथ में चलता है, ठीक है। पानी क्रियाशील है, इसलिए उसके अंदर गति होना स्वाभाविक है, क्योंकि गतिशील क्यों है? पानी इकाई है, हर इकाई गतिशील है ना। तो गतिशील होने से और नियंत्रित होने से, ठीक है, उसकी गति जो है वो एक आवर्तन के रूप में हो गई। अब ये पानी की व्यवस्था के अंतर्गत बात हो रही है ना। तो जो पानी धरती पे है वो ऐसे पड़ा नहीं हुआ,